हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर बिटिया। वे डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। तो डिस्कशन करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। देखते हैं आज 28 फरवरी के कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट IAEA एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग ऑन यूक्रेन। तो बेसिकली एज यू ऑल नो, रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहाँ पर रशिया ट्राई कर रहा है यूक्रेन को एनेक्स करने की। जहाँ पर रशिया ने बोम्बार्डमेंट शुरू किया है, उन्होंने जो यूक्रेन है वहाँ के जो एयरप्लेन्स हैं, जो वहाँ पर डिफेंस सिस्टम है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी सारा टेंशन्स क्रिएट है वर्ल्ड में, काफ़ी सारा स्टॉक प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऑयल प्राइसेस इफेक्ट हो रहे हैं। तो एक तरह से पूरी मार्केट हमारी ओवरहॉल हो रही है। तो इसी बीच इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उन्होंने एक मीटिंग, एमरजेंसी मीटिंग बुलाई, ताकि ये जो वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है उसको कैसे आप कंटेन कर सको। क्योंकि जो कंट्री है उसके पास 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो कि ऑपरेशनल है, एंड उसके पास काफ़ी सारी वेस्ट फैसिलिटीज़ भी हैं इंक्लूडिंग सर्नोबेल। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कैसे अगर वॉर होता है तो अब न्यूक्लियर वॉर होगा, और न्यूक्लियर वॉर होगा तो सिर्फ ये 2 कंट्री ही नहीं, पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगा, पूरा वर्ल्ड पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हम बात करते हैं, देखते हैं कि क्या इफेक्ट हुआ है एंड कैसे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ ट्राइंग टू हेल्प कि ये वॉर ना हो सके, ताकि वॉर को अवॉइड किया जा सके। जो बोर्ड मेंबर्स हैं पोलैंड एंड कनाडा के, उन्होंने मीटिंग बुलाई यूक्रेन की रिक्वेस्ट पे, जो कि IAEA का मेंबर नहीं है। वो जो मेंबर स्टेट्स है इस पर्टिकुलर एजेंसी के, वो भी इस बोर्ड पर नहीं है, बट उन्होंने मीटिंग बुलाई ताकि कुछ पॉसिबल रेंज ऑफ टॉपिक्स पर डिस्कशन हो सके, ताकि कुछ आइडिया हो सके कि ये जो वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है उसको आप कैसे कंटेन कर सकते हो, उसको आप कैसे डिसीजन उस पर ले सकते हो। जब से इन्वेजन हुआ है, रशिया ने अटैक करना शुरू किया है, वहाँ पर अपना जो ट्रूप्स है वो सेंड कर दिए हैं। जो IAEA के चीफ हैं उन्होंने बोला है कि सभी कंट्रीज़ को कि आप अपनी एक्टिविटी पर रिफ्रेन करो, कि आप कोई भी एक्शन मत लो, क्योंकि अगर आप कोई एक्शन लोगे तो आगे से रिएक्शन आएगा एंड जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। और इसीलिए जो सेफ ऑपरेशंस चल रहे हैं न्यूक्लियर साइट्स पे या न्यूक्लियर मटेरियल सिक्योरिटी में, वो भी हार्म हो सकते हैं, वो भी थ्रेटन हो सकते हैं। जो यूक्रेन अथॉरिटीज़ हैं वो ये बोलती हैं कि जो रशिया की मिसाइल है, क्योंकि रशिया मिसाइल अपना भेज रहा है यहाँ पर, उनके बेसिस को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उसकी एक साइट ने, मिसाइल ने उनका रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजेबल साइट को हिट किया है। अब वेस्ट डिस्पोजेबल साइट को हिट किया, दैट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि वो एयर में आ जाएगा, फिर एयर हार्म हो जाएगी और जिससे ह्यूमंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बट अभी बोला जा रहा है कि ऐसा कोई विजिबल डैमेज तो नहीं हुआ है, बट अभी एक तरह से मॉनिटरिंग इसकी पूरी पेंडिंग है। अभी पूरा सर्वे नहीं किया गया, एनालिसिस नहीं हुआ कि कितना डैमेज हुआ है, कैसे डैमेज हुआ है। बट बोला जा रहा है कि अगर न्यूक्लियर साइट पर कहीं अटैक होता है तो वहाँ पर एक्सप्लोजन हो सकता है। एक्सप्लोजन हुआ तो आपको पता है न्यूक्लियर साइट है तो डिस्ट्रक्शन पूरे वर्ल्ड की होगी, सिर्फ यूक्रेन और रशिया की नहीं, पूरा वर्ल्ड इसमें शामिल हो जाएगा। इसलिए एक तरह से मेजर कंसर्न बना हुआ है। अब इस एजेंसी के बारे में देखते हैं। ये एक नॉन गवर्नमेंट लोन एजेंसी है, दैट इज़ एक NGO है। इसका मेन एम यही है कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ पीसफुल तरीके से कराना, क्योंकि जो न्यूक्लियर एनर्जी है अगर हम उसको इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करेंगे, सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। लेकिन अगर आप इसको डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करोगे तो फिर इसका पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको बात कर रहे हैं पीसफुल यूज़ ऑफ एनर्जी का यूज़ करने में, ताकि आप न्यूक्लियर एनर्जी को मिलिट्री पर्पसेस के लिए ना यूज़ करो, ना ही इसमें न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की बात करो। सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करनी है, सो जस्ट यूज़ इट फॉर पीसफुल पर्पसेस रादर देन फॉर एनी न्यूक्लियर वेपन्स और मिलिट्री पर्पसेस। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 1957 में इस्टेब्लिश हुई है एज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, एंड एक तरह से इंडिपेंडेंटली है ऑफ यूनाइटेड नेशन, क्योंकि इसका अपना एक इंटरनेशनल ट्रीटी के थ्रू ये बनी हुई है, दैट इज़ IAEA स्टैट्यूटर। तो ये UN के अंडर नहीं आती, एंड ये बट रिपोर्ट करती है UNGA को, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एंड सिक्योरिटी काउंसिल को। इसके जो हेडक्वार्टर दैट इज इन ऑस्ट्रिया, दैट इज़ इन विना, जो कि इसकी कैपिटल है। एंड इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के 173 मेंबर नेशंस हैं। सो दिस इज़ अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हम देखते हैं यूक्रेन की पोजीशन, क्योंकि अब ये टॉपिक न्यूज़ में है तो मोस्ट लाइकली UPSC इसके आसपास के लोकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। सो दिस इज़ योर यूक्रेन। यहाँ पर आपका रशिया है जो इसको बॉर्डर कर रहा है। दिस इज़ योर क्रीमिया, जहाँ पर मेजर कॉन्फ्लिक्ट रहता है, क्योंकि एक तरह से स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, क्योंकि इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो जहाँ से आप वेस्ट एशिया में ट्रैवल कर सकते हो, यूरोप में ट्रैवल कर सकते हो एंड आगे कंट्रीज़ में जा सकते हो।
यूक्रेन आप देख सकते हो किस किस को बॉर्डर कर रहा है, रशिया, बेलारूस, पोलैंड, मोल्डोवा, रोमानिया, स्लोवाकिया एंड हंगरी। तो यहाँ पर ये कंट्रीज़ को बॉर्डर कर रहा है। एक बार इसका मैप देख लेना वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर सी ऑफ अजोव भी है जो कि लाई करता है बिटवीन क्रीमिया, यूक्रेन एंड रशिया, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, सी ऑफ अजोव लाई बिटवीन या कोई भी सी लाइज बिटवीन, एंड इसके नीचे ब्लैक सी है। नेक्स्ट इज अबाउट हिट एंड रन सोलाटियम। तो जो रोड एंड हमारी जो हाईवे मिनिस्ट्री है उन्होंने बोला है कि जो लोग ट्रैफिक में एक्सीडेंट करते हैं, रोड पे एक्सीडेंट करते हैं, हिट करके किसी पर्सन को भाग जाते हैं, हिट एंड रन, तो उस केसेस में जो लोग होते हैं बेचारे, उनकी तो कोई गलती नहीं होती, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करने की बात कर रही है। अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या जो भी उनकी फैमिली में है, तो उनको कुछ कंपनसेशन दिया जाएगा। एंड ये जो कंपनसेशन है ये दिया जाएगा 8 times to 2 लाख इन केस ऑफ डेथ। तो अगर ये 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है कि आपको 2 लाख का कंपनसेशन मिला जाएगा। अगर उसको इंजरी सफ़र हुई है इन हिट एंड रन केस में, तो उसका जो अमाउंट है, कंपनसेशन अमाउंट है, वो 12,500 से 50,000 तक कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ा दी है, कंपनसेशन कॉस्ट बढ़ा दी है। एक तरह से पॉजिटिव मूव भी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ होती है, लोग हिट करके भाग जाते हैं, डोंट इवन सी कि किसको कितनी चोट आई है या उसको हॉस्पिटल ले जाए, तो ऐसा कुछ नहीं देखते, बस दे जस्ट ड्राइव ब्लाइंडली। इसका ओवरव्यू देखते हैं। जो कंपोजिशन है विक्टिम्स को हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट स्कीम में, जो कि 2022 में लॉन्च हुई है, ये एक तरह से इस स्कीम को हम नाम दे सकते हैं, एक नई स्कीम का नाम दे सकते हैं। अभी फाइनल नहीं किया गया, बट इट इज़ जस्ट अजम्पशंस कि हम इसका नाम दे सकते हैं। जो मिनिस्ट्री है एक मेथड लेकर आई है फॉर कंडक्टिंग एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन, की एक्सटेंसिवली इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि रोड के एक्सीडेंट कैसे कर रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं। जैसे कि भी आपने देखा हो कि सारी मेजर चौक पॉइंट्स पर सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल हो गए हैं, ताकि हमें कोई आइडिया लग सके। एंड इसके लिए डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट्स भी बनाई जाएंगी, और जो रिपोर्ट्स उनकी टाइमलाइंस होगी जो कि स्टेक होल्डर्स को दी जाएगी, और वो क्विक सेटलमेंट कर सके, वो बता सके कि कौन सी पर्टिकुलर क्लेम को आपको कितने टाइम में सेटल करना है। और जो सोलाटियम स्कीम है 1989, ये सुपरसेड होगी न्यू स्कीम से, जो कि 1 अप्रैल से 22 जो कि अभी नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम। अब देखते हैं कौन से चेंजेस कर रहे हैं स्कीम में। जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाने की बात की है, जो कंपनसेट देगा विक्टिम्स को हिट एंड रन एक्सीडेंट केसेस में, एंड उनको ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा जिनको चोट लगी है, जिनको इंजरी हुई है। जो एप्लीकेशन प्रोसेस है कंपनसेशन का एंड जो विक्टिम रिलीज ऑफ पेमेंट है, वो भी टाइम बाउंड मैनर में किया गया है। पहले ऐसा होता था कि अगर किसी को चोट लगी है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, नो डाउट कंपनसेशन मिलेगा, बट कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं था कि कितने टाइम में उसको कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर न्यू स्कीम के अंदर एक टाइम बाउंड मैनर में बात किया जा रहा है कि उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, ताकि डिले ना हो। यहाँ पर हम बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो एग्जीक्यूशन है स्कीम्स का, वो डिले की वजह से ख़राब हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है। तो इसलिए गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि हम अपना इम्प्लीमेंटेशन सुधारें, तो हमारे जो स्कीम के रिजल्ट्स हैं वो अपने आप सुधर जाएंगे। जो रूल्स हैं ये मिनिस्ट्री ने पब्लिश कर दिए हैं। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड्स ऑपरेशन में क्रिएशन, सोर्सेज ऑफ फंड एक्सेट्रा, तो सारी डिटेलिंग पर ध्यान दे दिया गया है कि कैसे कैसे काम किया जाएगा, कौन कौन सी चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। एक डाटा है यहाँ पर जो कि बताता है कि कितने रोड एक्सीडेंट्स होते हैं हमारी कंट्री में। 2019 की अगर एक रिपोर्ट की बात करें तो उसमें बताया जा रहा है कि 1655 लोग इंजर्ड होते हैं रोड एक्सीडेंट्स में, जिसमें से 536 पीपल की डेथ होती है, एंड उसको हिट एंड रन केसेस में ही आते हैं। और ये सिर्फ दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ दिल्ली में ही 500 से ज़्यादा लोगों की डेथ कोई उनको मार के चला जाता है, उस वजह से हो जाती है। तो बेसिकली जो पेडिस्ट्रेंस होते हैं या फिर कोई जो ट्रैफिक में चल रहे होते हैं, उनकी कोई गलती नहीं होती, बट स्टिल दे बिकम विक्टिम ऑफ हिट एंड रन केसेस। अभी एक डाटा आया है 2020 में, उसमें भी कहा गया है 366,138 रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं जिन्होंने कॉज किया है 131,714 डेथ्स। तो रोड एक्सीडेंट की वजह से ही हमारी इतनी ज़्यादा डेथ्स हो रही है। कोविड से चाहे इतनी ना हो जितनी रोड एक्सीडेंट से हो रही है, बट इट्स दैट कि सेफ्टी का ध्यान आपको खुद ही रखना है अपनी, चाहे दूसरे पर्सन की गलती हो, बट हमें अपनी सेफ साइड चलना है, हमें अपना ध्यान रखना है, कोई आपका ध्यान नहीं रखेगा। क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखोगे तभी आप दूसरों का भी रख पाओगे। नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट यूएस रिपोर्ट ऑन सी लेवल राइज। तो बात कर रहे हैं, अब जैसे कि हमें पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो उस वजह से पानी
का लेवल बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सी लेवल बढ़ रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो उस वजह से जो ग्लेशियर्स हैं जो कि मेल्ट होते जा रहे हैं, अब मेल्ट हो रहे हैं तो पानी उनका ओशन में आएगा, सीज में आएगा, तो उस वजह से पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। अब ठीक है, पानी का लेवल बढ़ रहा है, बट व्हाट इज़ द कंसर्न? कंसर्न ये है कि जो कोस्टल स्टेट्स हैं, जो नदी किनारे बसे होते हैं, पानी का लेवल बढ़ रहा है तो पानी उनके एरिया में जाना शुरू हो चुका है। कुछ आइलैंड्स मर्ज भी हो गए हैं पानी में, तो इसलिए इंक्रोचमेंट होता जा रहा है। जैसे हमारा मुंबई है, दैट इज़ ऑल्सो कोस्टल सिटी, तो वहाँ पर पानी की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है फ्यूचर में, क्योंकि वहाँ पर इंक्रोचमेंट आ जाएगा। काफ़ी सारे यहाँ पर जो माइग्रेशन है वो पॉल्यूशन की वजह से या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होने वाला है, तो इसकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड एक रिपोर्ट है NOAA, उन्होंने बोला है कि जो यूनाइटेड नेशन है वो सबसे ज़्यादा सी लेवल राइज एक्सपीरियंस करेगा बाय 2050 एज इट विटनेस्ड इन लास्ट 100 ईयर। जितना उन्होंने पिछले 100 सालों में नहीं विटनेस किया होगा सी लेवल राइज, वो अगले 30 सालों में, 40 सालों में विटनेस करने वाले हैं। क्योंकि US पूरी तरह चारों तरफ से पानी से सराउंडेड है, तो वहाँ पर ज़्यादा खतरा है, और वहाँ पर जो ग्लेशियर है वो वहीं पर है नॉर्थ में, तो वो उनको इम्पैक्ट करेगा। रिपोर्ट देखते हैं। जो रिपोर्ट है ये NOAA ने रिलीज़ की है फेडरल एजेंसी की पार्टनरशिप में, और जो टाइटल रिपोर्ट का दैट इज सी लेवल राइज टेक्निकल रिपोर्ट, कि कैसे पानी बढ़ता जा रहा है, उसकी टेक्निकलिटीज़ पर रिपोर्ट लाई गई है। जो रिपोर्ट है वो अप टू डेट प्रोजेक्शंस देती है कि कैसे सी लेवल राइज बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, एंड कैसे वो इम्पैक्ट करेगा। कैसे हमने डाटा कलेक्ट किया है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन के थ्रू डाटा कलेक्शन किया है, कि कैसे जो टाइटल गोल्स हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके थ्रू पूरा एनालिसिस करके हमने ये डाटा को प्रिपेयर किया है। और जो मॉडल सैम्पल्स हैं वो किए गए हैं 6th असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो हमारा IPCC है, उसके मॉडल बेसिस पर हमने ये असेंबल किया है। फाइंडिंग्स देखते हैं रिपोर्ट की। जो रिपोर्ट है वो कहता है कि जो कोस्ट लाइन है US की, जितने भी वो सी लेवल है, सी लेवल के लॉन्ग कोस्ट लाइन है, वो इंक्रीज़ हो जाएंगे बाय 10 से 12 इंचेस। तो 10 से 12 इंचेस की अगर कोस्ट लाइन बढ़ रही है बाय 2050, तो दैट इज़ अ मेजर थिंग, बिकॉज आपके घरों में पानी आ जाएगा। अब घरों में पानी में तो आप ऐसे रहोगे नहीं, तो आपको माइग्रेशन करना पड़ेगा, एंड ये बन जाते हैं इन्वायरमेंटल रेफ्यूजी। क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज तो सिर्फ US की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, हर एक सिटी की प्रॉब्लम है, हर एक छोटे स्टेट की प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, क्लाइमेट चेंज को कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाना है, एंड ऐसे काम करना है जिससे हमारा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ना हो। ट्रीज़ लगाने हैं, डिफॉरेस्टेशन कम से कम करना है। तो बेसिकली हमें अपना क्लाइमेट को मैनेज करने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस अब हो चुका है। तो जो सी लेवल राइज है वो प्रोजेक्शन 2017 में किया गया था, जहाँ पर बताया गया है कि विंड, टाइड, स्टॉर्म ड्रिवन एक्सट्रीम वाटर लेवल्स होंगे जो आपके फ्लड रिस्क को बढ़ाएंगे। तो बेसिकली ऑब्वियसली जब विंड में चेंज आ रहा है, टाइड में चेंज आ रहा है, जो स्टॉर्म ड्रिवन एक्सट्रीमिटीज़ जा रही है, पहले सपोज हम बात करते हैं एग्जांपल के तौर पर कि 50 किलोमीटर पर आवर का स्टॉर्म आता था, लेकिन अब 500 किलोमीटर पर आवर का स्टॉर्म आ रहा है। तो दिस इज़ द थिंग जो हम विटनेस कर रहे हैं, जो हमारा एक्सट्रीम क्लाइमेट है वो हमें देखने को मिल रहा है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो सी लेवल राइज है वो एक तरह से इंक्रीज़ क्रिएट करेगा फ्रीक्वेंसी में कोस्टल फ्लडिंग की, ऑब्वियसली फ्लडिंग आएगी, एंड जो हैवी रेनफॉल ना भी हो तब भी फ्लडिंग आएगी। एक तो होता है कि बारिश हो रही है, ज़्यादा बारिश हो रही है, हैवी रेनफॉल हो रही है, या हैवी स्नो हो रही है, स्टॉर्म्स आ रहे हैं, उसकी वजह से पानी बढ़ रहा है। नो, ये नेचुरली पानी बढ़ेगा, हमारा ग्लेशियर मेल्ट होगा, उसकी वजह से कोस्टल फ्लडिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस। ये बहुत हमारा फ्यूचर बहुत ख़राब होने वाला है, क्योंकि हमने सब ख़राब कर दिया है। सब जो मेजर चीज़ें हो रही हैं वो सब एंथ्रोपोजीन कॉजेज़ की वजह से हो रही है, जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब टाइम आ गया कि हमें कॉन्सिक्वेंसेस को उनके फेस करना पड़ेगा, एंड वी शुड बी रेडी फॉर दैट, वी शुड प्रिपेयर फॉर दैट। तो ये अलर्ट हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप प्रिपेयरनेस शुरू कर दो, एकदम पैनिक करने के अलावा, कि आपको प्रिपेयर पहले होना चाहिए। सिग्निफिकेंस देखते हैं। जो ये प्रोजेक्शन है ये बिजनेसेस और कम्युनिटीज़ को हेल्प करेगी, कैसे आप इन्वेस्टमेंट करो, सपोर्ट करो, एंड इस रिस्क को समझने की कोशिश करो। एक तरह से वेकअप कॉल है पूरे वर्ल्ड के लिए कि आप कैसे अपना बेस्ट सोल्यूशन निकाल सकते हो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से टैकल करने के लिए।
इवन जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं उनको डाटा अपडेट किया गया, ताकि कैसे करंट या फ्यूचर वनरेबिलिटीज़ हो सकती है क्लाइमेट चेंज की वजह से, कि या कैसा पॉसिबिलिटी फ्यूचर चेंज हो सकता है, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, इसलिए हम अभी अलर्ट कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, ताकि अगर आपको कुछ स्टेप करना है, आपको चेंज करना है सिटी, या आपको अपनी जो एक्शंस है उसमें सुधार करना है, तो दिस इज़ द राइट टाइम। इट इज़ नॉट द राइट टाइम, इट इज़ द हाई टाइम, क्योंकि राइट टाइम तो निकल चुका है, अब बहुत देर हो गई है। तो अब हमें रेडी रहना है कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। बट अगर आप कुछ कर सकते हो तो देन यू शुड ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर दैट। इससे लोगों को डिसीजन बनाने में हेल्प होगा एंड अपनी प्रॉपर्टी को भी वो सेव कर सकते हैं लॉन्ग रन में। ओके, सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। IPCC के बारे में देखते हैं, इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। एक तरह से इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है UN की। ये एक तरह से ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, जिसको आप एंथ्रोपोजीन कॉजेज़ की वजह से बोलते हो, उसको एक्नॉलेज करती है, नॉलेज प्रोवाइड करती है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 1988 में बनाई गई है बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर्स है दैट इज़ इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। एंड इसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं दैट आर 195 मेंबर स्टेट्स, जो कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज़ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत न्यूज़ में भी है, काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो इट इज़ द राइट टाइम दैट वी शुड एक्नॉलेज दिस एंड स्टार्ट टेकिंग नेसेसरी एक्शंस, ताकि हम अपने आप को भी और अपने फ्यूचर जनरेशंस को भी प्रोटेक्ट कर सकें। Alright, so this is all about today's session. I hope you like it. In case of any doubt, do let us know in the comment section. ना आप हमें info@officermedia.com पर भी मैसेज करके बता सकते हैं। In case of you any queries, हम आपको सैम्पल आंसर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर देंगे इन केस यू रिक्वायर्ड। एंड आप अपने एंड इफ़ यू आर राइटिंग टू अस देन वी विल गिव यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसको आप बाद में इवैल्यूएशन भी करवा सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।